हेलो एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने रीट मेंस के लिए डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग शेड्यूल की शुरुआत करी है। तो हमने जो अपना शेड्यूल 4 दिया था उसमें अपवाह प्रणाली को शामिल किया है और अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों को लिया है। तो आज की वीडियो में हम आंतरिक अपवाह तंत्र की सभी नदियों को देखेंगे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र देखो, राजस्थान का में जो अपवाह प्रणाली है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है? आंतरिक अपवाह प्रणाली होती है कि जब कोई नदी बह के जाती है तो वो किसी सागर या समुद्र में ना गिरकर उससे पहले ही विलुप्त हो जाती है, तो उसे बोला जाता है आंतरिक अपवाह। ठीक है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र वो होता है कि जो नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं वे सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, और जो नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा है वो 60% आंतरिक अपवाह प्रणाली पाई जाती है। ठीक है। और वहीं अगर बंगाल के खाड़ी की अपवाह तंत्र की बात करें तो 24% बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है और 16% अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि बंगाल की खाड़ी की जो राजस्थान से दूरी है ना वो 2900 किलोमीटर है। तो जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं ना वो उनको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और ये इनको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है। और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं अगर अरब सागर की बात करें तो इसकी राजस्थान से दूरी है लगभग 400 किलोमीटर। ठीक है। तो ये जो नदियां हैं कम दूरी तय करती हैं, तीव्रगामी होती हैं और एस्चुरी अथवा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं कौन कौन सी। तो अगर आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों को देखें तो उनमें है घग्गर, कांकनी अथवा काकने, कांतली, सावी, मेंथा। आपको याद रखनी है क्योंकि इन्हीं का नाम दे के पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी आप आंतरिक अपवाह तंत्र की है और कौन सी नहीं है। ठीक है। रूपनगढ़, रूपारेल, कुकुंद, रेल नदी जो कि बाड़मेर की है, कोटड़ी नदी सीकर की, कांवट नदी सीकर की, लिक नदी जैसलमेर, पनरोही डूंगर नदी, रोहिली नदी यह भी जैसलमेर की है, और नीमड़ा नदी बाड़मेर की। ठीक है। तो ये सभी जो नदियां हैं वो राजस्थान की आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली नदी है घग्गर नदी। तो देखो, घग्गर नदी का उद्गम की बात करें सबसे पहले तो इसका उद्गम होता है हिमाचल जो है ना उसकी शिवालिक श्रेणी से। ठीक है। हिमाचल की शिवालिक श्रेणी से कालका के निकट से घग्गर नदी का उद्गम होता है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है। अगर बात करें राजस्थान में कौन से स्थान पर प्रवेश करती है तो हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान पर यह राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद हनुमानगढ़ और गंगानगर होते हुए गंगानगर के अनूपगढ़ के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और ये पाकिस्तान में ये कई धारा में विभक्त होकर फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ठीक है। जहाँ इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है तो वो है अपना आहकरा। ठीक है। इसके उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम है मृत नदी, नट नदी, दृश्यवती नदी, बाहिंद नदी, शिवालिक नदी, इंडो ब्राह्मी नदी, शिवालिक नदी, सौतर नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक, और राजस्थान में इसको नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को ध्यान रखना है। अब इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं तो कालीबंगा,
पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़, रंगमहल गंगानगर और राखीगढ़ी सभ्यता हरियाणा में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। हरियाणा में ओटू झील घग्गर नदी पर है, ध्यान रखनी है आपको। और तलवाड़ा झील जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है, वो घग्गर नदी के पास ही है। ठीक है, अगर वर्तमान में इसके अंतिम बिंदु की बात करें, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में इसका जो अंतिम बिंदु है जहां ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, वो है बिंजौर अनूपगढ़। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो राजस्थान की ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, और इस नदी को वैदिक कालीन सरस्वती नदी की सहायक नदी माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से जल लेकर आती है। ठीक है, और इसके बाएं किनारे पर भटनेर दुर्ग स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि जो घग्गर नदी है उसके बाएं किनारे पर भटनेर का दुर्ग स्थित है। ठीक है, एक दो चीज़ें और हैं कि इस नदी का जो तल है वो हनुमानगढ़ ज़िले में आसपास की जगहों से ऊंचा है, अतः यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब भी कभी हिमालय में अधिक वर्षा होती है तब भी बाढ़ कहाँ आएगी, तो तब भी अपने घग्गर नदी के जल में उफान आ जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। घग्गर के बाद अपन दूसरी नदी की बात करें तो वो है कांकनी नदी अथवा कांकने अथवा मसूरती नदी। ठीक है, इसका उद्गम होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है। ये भुज झील जो कि एक मीठे पानी की झील है, इसका निर्माण करती है जैसलमेर में। ठीक है, ये आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है, यानी कि इसकी लंबाई 17 किलोमीटर ही है, जो कि आंतरिक अपवाह प्रणाली की जितनी भी नदियाँ उनमें सबसे कम है। ठीक है, तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है और यह नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। आपको ध्यान रखना है कि कांकनी अथवा कांकने, जिसको मसूरदी भी बोला जाता है, ये सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ जो नदी है वो अजमेर ज़िले के सलेमाबाद से प्रवाहित होकर नागौर ज़िले में बहते हुए सांबर झील में गिरती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है अजमेर, नागौर और जयपुर। ठीक है, और राजस्थान में जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, वो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मंथा अथवा मेंढा नदी। ठीक है, ये नदी जयपुर ज़िले में है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में गिरती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी सांबर नदी में सबसे अधिक लवणीयता लेकर आती है, तो वो है मेंथा नदी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर नदी की बात करें तो वो है अपनी साबी नदी। साबी नदी है ना का उद्गम सीकर व जयपुर ज़िले की सीमा पर सेवर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जयपुर व अलवर ज़िलों में प्रवाहित होते हुए हरियाणा के पटौदी गांव में ये लुप्त हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा जाती है और जोधपुर सभ्यता स्थल जो कि कोटपुतली भैरोड में है, साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी के बारे में एक और उक्ति प्रसिद्ध है कि जब मुगल काल में अकबर का शासन था, उस समय अकबर ने इस नदी पर बांध बनाने की कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो ये मुगल काल में सबसे अधिक विनाशशीलता के लिए जानी जाती है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि अकबर का संबंध कौन सी नदी से है इधर अपने राजस्थान में, तो आप ध्यान रखना कि साबी नदी को अकबर ने बांधने का प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, साबी के बाद आती है सोता नदी। ये साबी की सहायक नदी है सोता नदी। ठीक है, सीकर की ओर से निकलकर साबी में मिल जाती है। आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो सोता नदी है वो सीकर की साइड से निकलकर इसमें मिल जाती है। कुकुंद नदी, तो भरतपुर में जो बंदपारेठा बांध बना हुआ है वो कुकुंद नदी पर ही बना हुआ है, आपको इतना सा ध्यान रखना है इसमें।
ठीक है, कुकुंद नदी में। नेक्स्ट है रूपारेल नदी, अलवर और भरतपुर की फेमस नदी है ये, ठीक है। इसको रूपनारायण नदी, लसावरी नदी, बराह नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, जो कि अलवर में है, ठीक है। अलवर की थानागाची तहसील से प्रवाहित होते हुए भरतपुर के पास लुप्त हो जाती है ये नदी, ठीक है। सुजान गंगा चैनल भरतपुर रूपारेल नदी के पर है और मोती झील बांध बनाया गया है रूपारेल नदी पर। मोती झील जो बांध है ना, उसी को भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सीकरी बांध बनाया गया है डीग में, वो भी रूपारेल नदी पर ही बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, सीकरी बांध डीग में और मोती झील बांध का निर्माण रूपारेल नदी पर भरतपुर में बनाया गया है हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कांतली नदी की। तो कांतली नदी की सहायक नदी है साप व मावत, पहली तो चीज़ ये याद रखनी है आपको। दूसरी है इसका उद्गम सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ी से होता है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र है चूरू, झुंझुनू और सीकर। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोराबाड़ी कहलाता है, ये आपने पढ़ा भी है, पहले भौतिक प्रदेशों में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर बात करें गणेश्वर सभ्यता, जो कि भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध सीकर से, तो यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई है, ठीक है। और सुनारी सभ्यता जो कि झुंझुनू में है, वो भी अपने कांतली नदी के किनारे ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे राजस्थान की आंतरिक अपवाह की नदियाँ थी, और नदियों के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको लिख लेने ने, क्योंकि कई बार वो घुमा फिरा के एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो जो देखो, तो एक बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पिछोला झील को कौन सी नदियाँ भरती हैं, तो बुजड़ा व शीशारमा नदी पिछोला झील को भरती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है राजस्थान में अधिकांश नदियाँ बरसाती होने के कारण वर्षा ऋतु के बाद जल नहीं रहता है, यानी कि राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र 12 मासी जो नदी है वो है, यानी कि इसमें 12 महीने पानी रहता है, वो है अपनी चंबल नदी, ठीक है। ऐसे ज़िले जिनमें कोई नदी नहीं है वो हैं बीकानेर, चूरू, फलौदी और डीग, आपको ध्यान रखना है। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है, तो बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है घग्गर नदी, ठीक है। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला है उदयपुर, और सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला है चित्तौड़गढ़, ठीक है। चारों ओर से नदियों से घिरे जिले कौन कौन से हैं, तो चारों ओर से जो नदियों से घिरे हुए जिले हैं वो है कोटा और बांसवाड़ा, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियाँ हैं लूनी व बनास, ठीक है। तो यहाँ आके अपना आंतरिक अपवाह प्रणाली कंप्लीट होती है। आज हमने आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ करी हैं, कल अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी करेंगे, उसके बाद बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की नदियाँ करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वो यही कि नोट्स बनाते जाएं और अच्छे से रिवीजन करते जाएं और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएं। आई होप आप शेड्यूल को फॉलो कर रहे होंगे।